सामने क्यों नहीं आता? देखो लक्ष्मी, अगर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही है तो मुझसे बात मत करना आज के बाद फिर कभी। लेकिन फिर वही खामोशी, किसी का कोई जवाब नहीं। रिद्धिमा डर जरूर गई थी, लेकिन वो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। उसने ठान लिया था वे हवेली के अंदर छुपे गूढ़ रहस्यों को पता करके ही रहेगी, और इसीलिए डर लगने के बावजूद भी रिद्धिमा वहां पर रुकी रही। उसने पलट कर देखा, उसे सामने के कमरे में किसी चीज के जोर से गिरने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर रिद्धिमा कमरे के अंदर आई। वहां पर उसने देखा कि वह तस्वीर नीचे जमीन पर गिरी हुई थी, वही तस्वीर जिसमें वह शादीशुदा लड़की अपनी बेटियों के साथ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह नीचे गिरकर रिद्धिमा को किसी बात की तरफ इशारा कर रही थी, शायद उससे कुछ कहना चाहती थी। रिद्धिमा ने मन ही मन सोचा, ये तस्वीर अचानक कैसे गिर गई? इतने साल हो गए इस हवेली को, अब तक तो सब कुछ ठीक था। कोई तो पहेली है यहाँ पर जिसे सुलझाना बहुत जरूरी हो गया है। रिद्धिमा ने आगे बढ़कर उस तस्वीर को उठा लिया और फिर एक आवाज उसके कानों में सुनाई दी, बचा लो मुझे, मैं जीना चाहती हूँ। रिद्धिमा ने घबरा कर पीछे पलट कर देखा, पायल की हल्की सी आवाज, जैसे कोई तो था वहां पर, लेकिन रिद्धिमा को कोई नजर नहीं आ रहा था। रिद्धिमा तस्वीर को हाथ में उठाए उससे बातें कर रही थी। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? और आखिर क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन है यहाँ पर? किसकी जान बचानी है? रिद्धिमा अपनी गर्दन घुमाकर चारों तरफ यहाँ वहां देख रही थी, लेकिन दूर दूर तक फैला सन्नाटा। इसके अलावा हवेली के ऊपरी हिस्से में कुछ भी नहीं था। शाम ढलाई थी और हवेली चारों तरफ से अंधेरे से गिरने लगी थी। हवेली के उस हिस्से में किसी भी तरह की कोई रोशनी, कोई लाइट नहीं थी। इस वजह से वहां पर अब अंधेरा होने लगा था। रिद्धिमा ने अब वापस लौटना ही ठीक समझा। रिद्धिमा ने सोच लिया था वे अगले दिन फिर से वहां पर आएगी और कुछ पता करने की कोशिश जरूर करेगी, क्योंकि रिद्धिमा को उस दरवाजे पर लगे ताले को खोलने का तरीका पता चल चुका था। रिद्धिमा ने लाल चुनरी संभाल कर अपने पास रख ली थी। जैसे रिद्धिमा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई, उसने ताले को जमीन से उठाया और वापस उसी जगह पर लगा दिया। बिना चाबी के ही वह अपने आप दरवाजे पर लग गया। ये देखकर रिद्धिमा की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। ये कैसा जादू है? कोई तो ऐसी शक्तियां हैं जो इस हवेली के अंदर रहती हैं, लेकिन अपना दर्द सुनाने के लिए उन्होंने मुझे क्यों चुना है? इसका मतलब मेरा और इस हवेली का आपस में जरूर कोई कनेक्शन है। मुझे जानना ही होगा, लेकिन मैं कुणाल से इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। अगर उसे पता चला कि मैं यहाँ आई थी तो वो फिर से मुझे आने की परमिशन कभी नहीं देगा, और हो सकता है मुझे कल ही दिल्ली छोड़ आए। रिद्धिमा डरते हुए अपने कमरे में पहुंची। कुणाल के आने का वक्त हो चला था। रिद्धिमा ने उस लाल चुनरी को फिर से अपने कमरे में छुपा कर रख लिया, क्योंकि रिद्धिमा के लिए वो लाल चुनरी उस दरवाजे को खोलने की चाबी थी। वही दरवाजा जिसके पीछे किसी की जिंदगी और उसकी मौत का सच दफन हो चुका था। वही दरवाजा जो सिर्फ रिद्धिमा के लिए खुला था, कोई ऐसी कहानी सुनाने के लिए जिस कहानी के किरदारों का सामने आना बहुत जरूरी था। कुणाल ने आते ही रिद्धिमा से मुस्कुरा कर पूछा, और कैसा रहा तुम्हारा दिन? सब कुछ ठीक है ना रिद्धिमा? तबीयत कैसी है तुम्हारी? रिद्धिमा ने अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। आप बताओ विजय की तबीयत कैसी है? विजय का नाम सुनकर कुणाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। विजय की तबीयत ठीक होने लगी थी, इसी की वजह से कुणाल बहुत खुश था। वो बिल्कुल ठीक है यार, उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया है। थैंक्स टू लक्ष्मी, उसकी बताई तरकीब से सब कुछ ठीक हो गया है। जादूगरनी है यार वो। कुणाल ने बनावटी अंदाज में कुछ इस तरह से कहा कि रिद्धिमा को हंसी आ गई। रिद्धिमा को खुश देखकर कुणाल ने सवाल किया, तुमने अपनी पैकिंग तो कर ली है ना? जानती हो ना हम दिल्ली वापस जा रहे हैं 4 दिन के बाद। अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप कुणाल की तरफ आगे बढ़ाते हुए रिद्धिमा ने जवाब दिया, नहीं कुणाल अभी तक तो नहीं, बस कल से शुरू कर दूंगी। कुणाल आराम से चेयर पर बैठ गया था। रिद्धिमा के हाथ से चाय का कप लेकर चाय पीने लगा था। रिद्धिमा, आज माँ का फोन आया था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो तुम्हारी तबीयत को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अब रिद्धिमा के सामने जो कुछ भी आ रहा था वह इस तरफ इशारा कर रहा था कि रिद्धिमा का उस हवेली से और जो कुछ भी वहां हो रहा था उन चीजों से कोई ना कोई रिश्ता तो था। लगातार वो यही सब सोचने में लगी हुई थी। कुणाल, सब कुछ ठीक तो है ना? आपने उस दिन भी नहीं बताया जब माँ का कॉल आया था और वो आपके दादाजी के बारे में कुछ बता रही थी। इस तरह अचानक अपने दादाजी का जिक्र छेड़ते ही कुणाल को वो बात याद आ गई जो कुछ दिन पहले अंबिका जी ने उसे फोन पर बताई थी। कुणाल ने याद करते हुए कहा,
हाँ रिद्धिमा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। उस दिन माँ कह रही थी कि दादाजी के बारे में कोई खबर मिली है। रिद्धिमा ने हैरान होते हुए पूछा, कैसी खबर कुणाल, सब कुछ ठीक तो है ना? रिद्धिमा के सवाल के जवाब में कुणाल ने उसे कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताई। कुणाल ने रिद्धिमा को बताया कि किसी ने अंबिका जी को फोन करके कुणाल के दादाजी के बारे में खबर दी थी। उस शख्स ने अंबिका जी को बताया था कि कुणाल के दादाजी जिंदा थे और शिमला के पहाड़ों में एक छोटे से गांव के अंदर अपनी साधना में व्यस्त थे। कुणाल का परिवार अपने दादाजी के अचानक चले जाने की वजह से उन्हें मरा हुआ समझ बैठा था, लेकिन इस तरह उनके अचानक जिंदा होने की खबर सुनकर कुणाल और अंबिका जी के दिल में उम्मीद जग गई थी। यह खबर सुनने के बाद कुणाल बहुत खुश था और वह शिमला जाकर उन्हें वापस घर लेकर आना चाहता था, लेकिन अंबिका जी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। कुणाल ने रिद्धिमा को इसके पीछे की वजह बताई। रिद्धिमा, दादाजी बहुत जिद्दी हैं। जब इतने सालों से वे कभी घर नहीं लौट कर आए तो मुझे नहीं लगता वो अब आएंगे, और शायद माँ इस बात को अच्छी तरह जानती है। पूरी बात सुनने के बाद रिद्धिमा ने कहा, लेकिन हमें उन्हें वापस बुलाकर लाना चाहिए कुणाल, किसी भी तरह से मनाना चाहिए। मेरा मतलब, पापा तो रहे नहीं, और अगर दादाजी जिंदा हैं तो उनका घर में रहना हम सबके लिए कितना अच्छा होगा। और वैसे भी आपने बताया था ना, किसी मंदिर में वो बहुत बड़े पुजारी थे। कुणाल ने हंसते हुए कहा, हाँ रिद्धिमा, दादाजी के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, वे चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा लोगों के भले के लिए किया है। इस बात की पूरे परिवार को बहुत खुशी है। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा कुछ सोच में पड़ गई। कहीं वो पुजारी कुणाल के दादाजी के बारे में तो बात नहीं कर रहा था? इतनी सारी शक्तियों का होना, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी तो कुणाल ने कहा कि उन्होंने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया था। रिद्धिमा को उस तरह अपने ख्यालों में गुम देख कर कुणाल ने हंसते हुए पूछा, क्या हो गया रिद्धिमा, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? हम कोशिश करेंगे उन्हें घर वापस लाने की, और अगर वो आए तो तुमसे जरूर मिलेंगे, जानती हो ना तुम। रिद्धिमा ने कुणाल की बात सुनकर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए हड़बड़ा कर जवाब दिया, नहीं कुणाल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही सोचने लग गई थी। अच्छा कुणाल, एक बात बताइए, क्या इस गांव में पहले भी कभी आए हैं, मेरा मतलब बचपन में? रिद्धिमा के इस सवाल के जवाब में कुणाल ने उसे बताया कि वह गांव में पहले कभी नहीं आया, यहाँ तक कि गांव का नाम तक उसने पहली बार सुना था। ये जानकर रिद्धिमा ने अपने मन को समझा लिया था कि कुणाल के दादाजी वो पुजारी नहीं हो सकते जिन्होंने इस गांव में बुरी आत्माओं को ताकत दी थी। रिद्धिमा इतना तो समझ चुकी थी कि चाहे कोई माने या ना माने, वहां पर कुछ तो अजीब था। उस हवेली में, लक्ष्मी की बातों में, डॉक्टर अमित की मौत में, इन सारी बातों में कुछ बेहद डरावना और खौफनाक था। लेकिन रिद्धिमा ये नहीं समझ पा रही थी कि उन सबका आपस में क्या कनेक्शन है। क्या वे सारी चीजें सचमुच एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? और आखिर हवेली के ऊपरी हिस्से में कौन था जो रिद्धिमा से बार बार मदद की गुहार लगा रहा था? रिद्धिमा के पास दिल्ली जाने से पहले सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा था, लेकिन उसने दिल ही दिल में ये डिसाइड कर लिया था कि वह सब कुछ पता करके रहेगी, और यही सोचकर रिद्धिमा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी।